तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के सारे रूल देख लिए थे और उसके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, जिसका नाम है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ पहले तो होता क्या है? देखो, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है कि ब्लॉक डायग्राम जो हमने ड्रॉ करते थे उसका एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है कि आपको बार बार कंसिस्टेंटली आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, उसके सिग्नल्स आपको देखने पड़ते हैं। देन आपको क्या करना पड़ता है, उसके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, ये टेक ऑफ पॉइंट बनाना पड़ता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, समिंग पॉइंट बनाना पड़ता है। तो कभी कोई मिस समिंग पॉइंट कोई मिस हो जाए या फिर कोई आपका टेक ऑफ पॉइंट मिस हो जाएगा तो आपका जो ब्लॉक डायग्राम है वो आपका गलत पड़ जाएगा। इसलिए उसका एक अल्टरनेटिव है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है? एक सिंपल खाली ब्रांचेस से बना होता है। तो देखो, मैं डेफिनेशन की बात करूं अगर, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? देखो, a signal flow graph is graphically representation of the relationship between variable of a set of linear algebraic equation। ये है डेफिनेशन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। A signal flow graph is a graphical representation of the relationship between variables of a set of linear algebraic equation। यह है उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज सीखनी है कि हमें इक्वेशन अगर दिया गया है, कोई भी लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया गया है, तो वहां से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाना और उनको कंट्रोल सिस्टम में कैसे यूज करना, ये सबसे पहले हमें सीखना है। लेकिन उससे भी पहले हमें एक चीज सीखनी है, कैसे हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि हर एक जो लीनियर इक्वेशन होता है आपका, वो या तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगा या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर दोनों वेरिएबल के साथ होगा। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमारे स्मॉल सर्कल से डिनोट होंगी, जिसको हम लोग कहेंगे नोड। ठीक है, तो देखो मैं स्टेप लिख देता हूँ, हाउ टू ड्रॉ a signal flow graph। ठीक है, तो सबसे पहले हर एक एक लीनियर एल्जेब्रिक जो इक्वेशन है, एवरी लीनियर algebraic equation consists of dependent and independent variables these variables are represented by small circle called as nodes। Okay, then the relationship between nodes, मैं लिख ही देता हूं, the relationship between nodes is represented by
ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, हम लोग ये जो दो नोड बना रहे हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग उसको ज्वाइंट करेंगे लाइन से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये लाइन हम लोगों की कहलाएगी ब्रांच। इसी लाइन को हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। सच लाइन्स आर कॉल्ड ब्रांचेस। ठीक है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। कोई इक्वेशन ले लेते हैं। लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल। जैसे कोई एक लीनियर इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, एल्जेब्रिक इक्वेशन मान लेता हूँ कि x2 इज इक्वल टू a x1 मुझे दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है जैसे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास दो वेरिएबल है x2 और x1। x2 कैसे मिल रहा है हमें? जब हम लोग x1 के अंदर a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमें क्या मिल रहा है? x1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे दो हैं, तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल का एक नोड होगा। जैसे x2 और x1 दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे x2 और यहाँ पे जैसे मान लो कि x1 जो भी है, आप यहाँ पे मान लो x1 या फिर यहाँ पे मान लो x2। तो ये दो नोड है। अब इन दोनों को हमको क्या बताना है? इसकी रिलेशनशिप बतानी है। तो यहाँ पे इक्वेशन में रिलेशनशिप क्या है कि जब हम लोग x1 में a मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके मुझे x2 मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि द रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग अ लाइन बिटवीन टू नोड्स। तो ये मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पे मैंने ये तीर बताया और यहाँ पे मैंने लिखा a। इसका मतलब क्या है कि जब a इंटू x1 होगा तब मुझे x2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे जो ये एरो है, ठीक है, ये एरो हमें क्या बता रहा है? सिग्नल का किस तरफ फ्लो हो रहा है आपका। ये सिग्नल का फ्लो आपका कहाँ जा रहा है ये आपको ये बताएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? आपका नोड है, ये भी नोड है आपका। और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, लाइन क्या है आपकी? ये है आपकी ब्रांच। और ये जो पूरी फिगर है, ये पूरी फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, अब जैसे आपको कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया, ड्रॉ, जैसे ये एग्जांपल जैसे ऐसा कुछ पूछ लिया आपको, ड्रॉ अ सिग्नल फ्लो ग्राफ यानी एसएफजी ऑफ द गिवन टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन आपको दे दिया v इज इक्वल टू आई आर, और दूसरा इक्वेशन आपको दे दिया I इज इक्वल टू वी बाय आर। ये दोनों इक्वेशन हमको दे दिए। तो देखो यहाँ पे पहला अगर लेते हैं हम लोग v इज इक्वल टू आई आर को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ओम्स लॉ, सबको पता है इसको ओम्स लॉ कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है? एक तो हमारा v वेरिएबल है, एक तो और हमारा i वेरिएबल है। दो वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दो नोड आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नोड यहाँ बनाया, एक नोड यहाँ बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया i, इसको मैंने नाम दे दिया v। अब मैं क्या कर रहा हूँ? i के साथ में r यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब जाके मुझे v मिल रहा है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप मैं एक लाइन से बताऊंगा और सिग्नल का फ्लो किस तरफ रहेगा? i से लेके v तक, यानी कि ऐसे r में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मैंने बता दिया उसका एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, देन दूसरा क्या है? दूसरा हमें बताना है I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। ये हमें बताना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं V और I, लेकिन
यहाँ पे क्या है, वोल्टेज हमारा डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस से। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे पास दो वेरिएबल हैं, तो दो नोड है, V है एक I है, ये मैंने लाइन से उसका रिलेशनशिप बताई। अब V के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/R, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं V से हमारा डिवाइड हो रहा है R। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा सिग्नल, V से R की I की तरफ जा रहा है, तो V से I की तरफ, और मल्टीप्लाई कर रहा है 1/R। आप ये भी बता सकते हैं, और आप दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे I है, जैसे यहाँ पे V है, और मैं इसको कुछ ऐसे बता रहा हूँ। सेम चीज, दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ आपके सही है, किस तरीके, दोनों तरीके से आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, नाउ किसी भी सिस्टम से, किसी भी इक्वेशन से आपको अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो कोई भी हमारी सिस्टम का इक्वेशन हमें दिया गया हो, तो वो सिस्टम के इक्वेशन में हम लोग हर एक वेरिएबल को एक नोड कंसिडर करेंगे, और उसका जो कोएफिशिएंट होगा वेरिएबल का, उसको हम लोग ब्रांच का गेन कंसिडर करेंगे। ब्रांच का गेन क्या होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे एक टॉपिक दे देते हैं कि मेथड टू ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ SFG फ्रॉम सिस्टम इक्वेशन। कैसे, मैंने अभी आपको कहा, जो भी सिस्टम का इक्वेशन होता है वो वेरिएबल कंसिस्ट करता है, तो वो वेरिएबल को ईच वेरिएबल कंसिडर एज अ नोड। तो ऐसा लिखेंगे, इन सिस्टम इक्वेशन each variable is considered as a node। और ये जो सिस्टम का इक्वेशन है और ये जो वेरिएबल्स है, इसके जो कोएफिशिएंट होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल is represented as branch gain। ठीक है, ये गेन के तौर पे हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। जैसे ब्लॉक डायग्राम में कैसा होता था कि ये आपका कोई सिस्टम है, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर की जो वैल्यू है उसकी गेन है, इसको हम लोग क्या कहते थे, गेन कहते थे। ब्लॉक की वैल्यू को हम लोग गेन कहते थे। वैसे ही ये ब्रांच होगा, ब्रांच के ऊपर आपने जो भी लिखा है वो उसका ब्रांच का गेन होगा, या फिर उस सिस्टम का गेन होगा। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हमको कोई सिस्टम दे दी, कोई लीनियर इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन मान लो कुछ ऐसा दे दिया हमें, x1 इज इक्वल टू 6x0 प्लस 3x2, ये हमें एक इक्वेशन दे दिया। दूसरा इक्वेशन हमें कैसा दे दिया, x2 इज इक्वल टू 12x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3, ऐसा हमें दे दिया। तीसरा इक्वेशन हमें कैसा दिया, थर्ड इक्वेशन x3 2x2 प्लस 3x4, और चौथा इक्वेशन हमें दे दिया x4 इज इक्वल टू 11x3। ऐसे चार इक्वेशन दे दिए, और ऐसा कह दिया गया कि हमको इस सिस्टम के जो ये इक्वेशन दे रखे हैं उसके हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पहला इक्वेशन देखते हैं हम लोग, x1 इज इक्वल टू 6x0 प्लस 3x2। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। देखिए कौन से पहचान में आना चाहिए। जैसे x1 वेरिएबल है, x0 वेरिएबल है, और x2 वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो वैल्यूज है आपकी वेरी करेगी।
ठीक है, जैसे जैसे ये वैल्यू वेरी होगी वैसे वैसे इक्वेशन की वैल्यू भी आपकी वेरी होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो पहले इक्वेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल है, x0, x1 और x2। तो लिखेंगे देयर आर 3 वेरिएबल्स। कौन से x0, x1, x2। तो 3 वेरिएबल है तो हमारे पास 3 नोड होंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 3 नोड होने वाले हमारे पास। अब देखो यहाँ पे सॉरी, देखिए क्या है, x1 आपको कैसे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया x0, x1 और x2। अब इक्वेशन की तरफ देखो, x1 मुझे कैसे मिल रहा है, x0 के साथ मैं 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस उसमें x2 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तब जाके मुझे x1 मिल रहा है। तो सेंटर में मैंने x1 लिखा, x0 से लेके x6 तक गया मैं, तो उसके साथ क्या था, 6 था। तो फ्लो आपका कुछ x0 से x1 की तरफ होगा और गेन की वैल्यू क्या होगी, 6। ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग गेन कहते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6। देन x2 से लेके आपको x1 की तरफ जाना है, तो मीन्स मान लो कि मैंने ये बता दिया x2 से लेके मुझे x1 तक जाना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3। मैं ऐसे भी बता सकता हूँ, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, मैं कुछ ऐसे भी बता सकता हूँ इसको, ऐसे ये भी मैं बता सकता हूँ। तो दोनों, ये जो पूरा इक्वेशन था, इस पूरे इक्वेशन को मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है x2 इज इक्वल टू 12x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3। तो यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल है। कौन से x2, x1 और x3, 3 वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, x2 वेरिएबल जो आपका 2 बार है, तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसा आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है मैं इसको 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं तो कैसे डिवाइड होगा। पहला इक्वेशन में लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू 12x1, दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू 5x2 और तीसरा इक्वेशन में लिख सकता हूँ x2 इज इक्वल टू 2x3। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो 2 नोड आएंगे। यहाँ पे आपका एक ही वेरिएबल है x2 तो एक नोड आएगा, यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल है तो 2 नोड आएंगे। ये x1 और ये x2, ये हमारा x2 है और ये हमारा है x2, x3 और x2, ठीक है। या फिर मैं x2 इधर लिख सकता हूँ, x2 x3 इधर भी लिख सकता हूँ, जैसे आपकी मर्जी, जहां पे आपको लिखना हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे मेरा x1 के साथ अगर मैं 12 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे x2 मिलता है, तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा बनेगा, x1 से मेरी फ्लो जा रही है x2 की तरफ और 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा x2 में मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे x2 मिल रहा है, इसका मतलब x2 से घूम के मुझे वापस x2 पे ही आना है और साथ में मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है। तीसरा क्या है मेरा, x2 में x3 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मुझे x2 मिल रहा है, तो x3 से लेके मैं जाऊंगा x2 की और साथ में उसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2। अब ये तीनों इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे तीनों सिग्नल फ्लो ग्राफ मिले, इनका मैं क्या करूंगा, इनको मर्ज करूंगा, प्लस करूंगा, तो मुझे एक सिग्नल फ्लो ग्राफ मिल जाएगा जो मेरा है इसका इक्वेशन। तो तीनों को मैं कंबाइन करूंगा, मर्ज करूंगा, तो कंबाइनिंग देम, तो वी गेट, जैसे x1, x2 और x3, x1 से मैं गया x2 की और
विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 12। x2 से मैं गया वापस x2 की ओर विथ मल्टीप्लिकेशन 5, और x3 से मैं गया x2 की ओर, मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया इसको, विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो ये मेरा हो गया सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 3 के लिए बनाऊंगा, सिमिलरली मैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। सिग्नल फ्लो ग्राफ को बनाने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे स्टेप्स भी है। तो हमने जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ को सिस्टम इक्वेशन से बनाया, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ को हम लोग ब्लॉक डायग्राम से कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज दिखेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम जो है हमारे कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या है, हमारी एक टाइम कंज्यूमिंग है। आपको क्या करना पड़ता है, हर एक स्टेप पे आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, तो वो क्या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करता है। लेकिन सिग्नल फ्लो ग्राफ जो होता है ये थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है, कंपेयर टू ब्लॉक डायग्राम। थोड़ा इजी वे है किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। वो स्टेप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। methods to draw सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। चार स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जितने भी समिंग ब्लॉक है और टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है, जितने भी आपके ब्लॉक डायग्राम के अंदर समिंग पॉइंट है या फिर टेक ऑफ पॉइंट है, इन सबको हमें एक अलग सेपरेट नोड के तौर पे हमें उसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया, रिप्रेजेंट each summing point each summing block and take off point as a separate node. then step number 2, हमें उन नोड को हमें क्या करना है, ब्रांचेस से कनेक्ट करना है रादर देन ब्लॉक्स। हम लोग उसको ब्लॉक से कनेक्ट करते थे ब्लॉक डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में, उसे हम लोग ब्रांचेस से कनेक्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2, connect them by branches instead of block। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है कि ब्लॉक का जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखते लिखते थे उस ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग ब्रांच के गेन से रिप्रेजेंट करेंगे। मींस ये जो गेन था ना हमारा, ये वाला गेन, ये क्या है, ये ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन है। यानी ब्लॉक डायग्राम में जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखते थे, उस ब्लॉक डायग्राम के ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग यहाँ पे ब्रांच के गेन के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया, द ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन is represented as the branch gain। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, इनपुट और आउटपुट के नोड को हम लोग सेपरेटली विथ द गेन ब्रांच गेन इज 1, हम लोग क्या करेंगे उसे सेपरेटली बताएंगे और उनका जो गेन है हम लोग पर्सनली 1 लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 ये है। तो स्टेप नंबर 4, so input and output nodes separately
ब्रांच गेन एज 1। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम जो है उसको हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं 2 एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहले तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है जिसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सिग्नल फ्लो ग्राफ में। जैसे एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिया आर एस, समिंग पॉइंट, जी एस, आउटपुट है आपका सी एस, और यहाँ पे आपका फीडबैक है एच एस विद दी फीडबैक। ओके, ठीक है, ये चीज आपको दी गई है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली कन्वर्ट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। कैसे करेंगे, तो ये ब्लॉक डायग्राम में आप पहले तो सबसे पहले क्या देखेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या था, रिप्रेजेंट ईच समिंग पॉइंट, ईच समिंग ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट एज अ सेपरेट नोड। सबसे पहले ये काम है हमारा। तो यहाँ पे हमें चीज देखनी है कि यहाँ पे समिंग पॉइंट कितने हैं और टेक ऑफ पॉइंट कितने हैं। तो देखो समिंग पॉइंट आपका यहाँ पे एक है, ये रहा, ये जैसे मैं इसको समिंग पॉइंट S1 दे देता हूँ, और टेक ऑफ पॉइंट जैसे यहाँ ये है, तो यहाँ पे मैं जैसे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ T1 से। ओके, और HS जो है आपका ये नेगेटिव फीडबैक के साथ आपका कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो समिंग ब्लॉक और टेक ऑफ पॉइंट जो है उसको हम लोग एज अ नोड रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन, ये मैंने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया उसको नोड से, S1 और T1। दूसरा क्या था, कनेक्ट देम बाय ब्रांचेस इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स। उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्रांच से, ब्लॉक के बिना हम लोग उसे ब्रांच से कनेक्ट करेंगे। और उसका गेन कितना है, जैसे ब्लॉक में था जीएस, तो इसका इसका गेन होगा जी एस, ठीक है, ये गेन हो गया जीएस। अब तीसरा स्टेप क्या था, ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हो गया। चौथा स्टेप क्या था, इनपुट और आउटपुट के नोड को हम लोग सेपरेटली बताएंगे, और उसका गेन कितना होगा 1। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग, हमारे पास क्या है RS, तो इनपुट का नोड अलग, आउटपुट का नोड अलग, को रिप्रेजेंट करेंगे गेन 1 से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग गेन 1 से। और यहाँ पे जो हमारा फीडबैक लूप है विथ नेगेटिव फीडबैक, तो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, T1 से लेके S1 की ओर। तो यहाँ से T1 से लेके S1 की ओर विथ नेगेटिव फीडबैक, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस H। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में। RS और CS इन दोनों का नोड अलग है विद द गेन 1। समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट का नोड अलग अलग है, और इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिद्दी, किससे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इसे, इससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ब्रांच से। और थर्ड स्टेप क्या था हमारा, ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन है वही हमारे ब्रांच का गेन होगा, तो हमने वो भी लिख दिया, और फीडबैक को हमने फीडबैक के तौर पे बता दिया। ये था एग्जांपल नंबर 1, सिंपल एग्जांपल था। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, जैसे मान लो आपको कोई ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, जैसे कुछ ऐसा दे रखा है RS, G1, G2, एक और समीकरण G3, CS आउटपुट है, ये हमारी फीडबैक लूप है विथ नेगेटिव फीडबैक। देन यहां से भी आपकी एक फीडबैक जा रही है H1 विथ नेगेटिव फीडबैक, और यहां से भी आपका एक गेन है G4, जो कि यहाँ पे समिंग पॉइंट पे ऐड हो रहा है। ऐसा आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, और आपको सिंपली ऐसा कहा गया है
ये ब्लॉक डायग्राम को आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है, सिंपल। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट जितने भी हैं उसको सबसे पहले लेबल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग पहचान लेते हैं। तो देखो समिंग पॉइंट हमारे पास कितने हैं, तो ये है हमारा समिंग पॉइंट, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया S1। ये है हमारा टेक ऑफ पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने T1। ये मेरा दूसरा टेक ऑफ पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया T2। ये मेरा समिंग पॉइंट दूसरा है तो मैंने नाम दे दिया इसको S2। और ये मेरा तीसरा टेक ऑफ पॉइंट है यानी मैंने इसको नाम दे दिया T3। तो हमारे पास अभी कितने नोड होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, 5 नोड होंगे। कौन से, एक तो S1, दूसरा है हमारा T1, तीसरा होगा हमारा T2, चौथा होगा हमारा S2, पांचवा होगा हमारा T3। और एक आउट इनपुट के लिए अलग R और आउटपुट के लिए अलग C, ROS और COS, ठीक है। मैंने ये नोड बना दिए, इनपुट और आउटपुट का अलग अलग नोड विद द गेन 1। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये गेन 1 और T3 से आउटपुट जो मिल रहा है हमें इसका भी गेन 1 है, सिंपल। अब हमें एक चीज देखनी है, देखो S1 और T1 कनेक्टेड है, तो मैंने S1 से लेके T1 तक ले गया और G1 इसका गेन है तो ये मैंने दिया G1। T1 और T2 कनेक्टेड है विथ गेन G2, तो मैंने ये बना दिया लाइन और विथ G2। T2 T2 और H2 हमारे कनेक्टेड है, T2 और H2 हमारे कनेक्टेड है, लेकिन इसके बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो उस ब्रांच का गेन कितना होगा, 1 कंसिडर करेंगे। H2 और T3 भी कनेक्टेड है विद गेन G3, तो हम लोग H3 और T3 को कनेक्ट करेंगे विद गेन G3। अब रिटर्न आते, देखो T3 से एक हमारी फीडबैक लूप है जो हमारी जा रही है S2 में विथ नेगेटिव फीडबैक, तो T3 से हमारी एक जा रही है ये फीडबैक यहाँ पे S2 में विथ नेगेटिव फीडबैक -1। S2 में T1 और S2 भी कनेक्टेड है, ठीक है, T1 और S2 भी कनेक्टेड है विथ गेन G4, तो T1 और S2 विथ गेन G4। देन ये जो T2 है, T2 कनेक्टेड है हमारा विद द नेगेटिव फीडबैक S1 के साथ, तो ये जो T2 टेक ऑफ पॉइंट था, T2 हमारा जो एक नोड था वो भी कनेक्टेड है हमारा S1 के साथ विथ नेगेटिव फीडबैक H1। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ओके, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 इजी थे। ओके, तो और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो प्रोसेस है ना आपकी, अब ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, मींस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग एसएफजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एसएफजी को आप ब्लॉक डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली आपको ध्यान रखना है बस। ओके, अब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ की टर्म्स हैं जो हमें जब भी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो उसको ध्यान में रखना है। तो कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिए टाइटल में लिख लेता हूं यहाँ पे, सम इंपॉर्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ टर्म। तो देखो कौन सी है, तो सबसे पहले पहली इंपॉर्टेंट टर्म है इनपुट और सोर्स नोड।
इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो इनपुट या फिर आपके सोर्स नोड होगी ना, उसमें ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस ही होंगी, उसमें इनकमिंग जो ब्रांच है वो नहीं होगी। कैसे, देखो मान लो कि आपको ये दे रखा है, जैसे दो नोड दे रखे हैं, एक x1 दे रखा है और एक x2 दे रखा है। x1 से आपका x2 की और आपका सिग्नल फ्लो कर रहा है विथ द गेन a। तो यहाँ पे देखो x1 जो नोड है, यहाँ से सिर्फ सिग्नल आपका बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे x1 में कोई भी इनकमिंग सिग्नल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x1 है, x1 नोड है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो इनपुट नोड या फिर सोर्स नोड। देन दूसरा है आउटपुट, आउटपुट या फिर आप इसे कह सकते हैं सिंक नोड। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना रह गया मेरा, इट इज अ नोड दैट हैज ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। देखो आउटपुट या फिर सिंक नोड। अब आउटपुट यानी आउटपुट में क्या होगा कि ओनली इनकमिंग ब्रांच ही होगी, जो भी नोड में आपकी इनकमिंग ब्रांच आ रही होगी लेकिन वहां उस नोड से आपकी कोई भी आउटगोइंग ब्रांच नहीं होगी, तो उसको हम लोग, उस नोड को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट या फिर सिंक नोड। जैसे एग्जांपल ऊपर वाले ले लेते हैं, x1 नोड और x2 नोड, x1 और x2 से जॉइंट है और x1 से सिग्नल जा रहा है आपके x2 की ओर विद द गेन a। तो यहाँ पे x2 देखो, x2 में सिर्फ और सिर्फ आपका इनकमिंग ही ब्रांच है, यहाँ से कोई भी आउटगोइंग ब्रांच आपकी नहीं है। तो x2 नोड को हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट या फिर सिंक नोड। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस नोड हैज ओनली incoming branches, only incoming branches, there are no outgoing branch। okay, तीसरा तीसरा टर्म क्या है इसका, थर्ड टर्म है इसका चेन नोड। चेन नोड क्या होता है, चेन नोड एक ऐसी नोड है जहां पे आपका इनकमिंग नोड भी होता है और आउटगोइंग नोड भी होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे पास जैसे मान लो तीन नोड है यहाँ पे, x1 x2 x3। मेरा सिग्नल मेरा आ रहा है x1 से लेके x2 की और विद गेन a1, और दूसरा सिग्नल मेरा आ रहा है यहाँ से x2 से x3 की ओर जा रहा है विद नोड विद गेन a2। तो यहाँ पे जो ये x2 नोड है, x2 नोड पे देखो आपका इनकमिंग ब्रांच भी है और यही नोड से आपका आउटगोइंग ब्रांच भी अवेलेबल है। तो x2 नोड जो हुआ, ये मेरा नोड है, क्या है, चेन नोड, इसको मैं बोलूंगा चेन नोड। तो कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे अ node that has both incoming and outgoing branches is is called chain node। इसको हम लोग चेन नोड कहते हैं। ये तीसरी टर्म थी। चौथी टर्म क्या है, फॉरवर्ड पाथ। तो फोर्थ टर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ, तो देखो फॉरवर्ड पाथ किसे कहा जाता है, कोई भी पाथ जहां से इनपुट नोड से आउटपुट नोड की ओर जाया जाता है। यानी इन शॉर्ट में आप लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट से जा रहे हैं आउटपुट की ओर, तो जिस पाथ का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसी पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल
यहाँ पे जैसे दे रखा है, मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए 4 नोड है मेरे पास, x1, x2, x3 और x4। ये 4 नोड है मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं x1 से x2 की ओर जा रहा हूं, x2 से x3 की ओर जा रहा हूं, x3 से x4 की ओर जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले x1 मेरा क्या होगा, इनपुट नोड। क्यों इनपुट नोड, क्योंकि यहाँ पे ओनली ओनली हमारा क्या है, आउटगोइंग नोड है। और यहाँ पे x4 क्या होगा, x4 होगा आपका आउटपुट या फिर सिंक नोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली ब्रांच आपकी जो है वो आपकी इनकमिंग की ब्रांच है, आउटगोइंग ब्रांच एक भी नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x1 से x4 की ओर जा रहा हूँ। इसका मतलब इनपुट नोड से मैं आउटपुट नोड की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, और मेरा पाथ क्या है, x1 से पहले मैं x2 पे जा रहा हूँ, x2 से फिर मैं x3 पे जा रहा हूँ, फिर देन x3 से लेके मैं x4 पे जा रहा हूँ। तो मेरा जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, x1, x2, x3 और x4। तो ये जो पाथ है मेरा, यही मेरा क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, यही मेरा क्या है, फॉरवर्ड पाथ है। अब मान लीजिए कि मैं एक काम कर रहा हूं कि x2 से मैं डायरेक्टली यहाँ पे x4 पे मैं क्या कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, मैं। तो अब मेरा फॉरवर्ड पाथ क्या बनेगा, तो मेरा अब फॉरवर्ड पाथ बनेगा x1, x2 और डायरेक्टली मेरा x4। तो ये मेरा है सेकंड फॉरवर्ड पाथ। चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, x1 से डायरेक्टली x4 पे भी जा सकता हूं, तो मेरा तीसरा फॉरवर्ड पाथ भी हो गया। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि आपके फॉरवर्ड पाथ क्या है, आपका इनपुट से आउटपुट की ओर जाने वाला रास्ता, सिंपल। अब इसके बाद का क्रम है हमारा फीडबैक पाथ। पांचवा है हमारा फीडबैक पाथ। ये ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं। तो ये पाथ क्या है, it is the path which originates and terminates at the same node। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इज द पाथ विच ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट ऑन सेम नोड। तो ऐसा अगर कुछ है, तो अगर ओरिजिनेट और टर्मिनेट ये अगर एक ही नोड पे हो रहा है, तो इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे। वो स्पेशल नाम क्या होगा, वो स्पेशल नाम होगा सेल्फ लूप। जहां पे ओनली ओनली आपकी एक ही नोड आपकी क्या कही जाएगी, यूज होने वाली है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ लूप। ठीक है, तो फीडबैक पाथ। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है यही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे चार नोड है, x1, x2, x3 और x4। x1, x2, x3, x4। x1 से लेके x2 की तरफ जा रहा हूँ, x2 से लेके x3 की तरफ जा रहा हूँ, x3 से लेके x4 की तरफ जा रहा हूँ। अब सेल्फ लूप क्या होती है, देखो, एक नोड से जन्मा, एक नोड से जन्मा और उसी पे वापस टर्मिनेट हो गया। x3 पे ही जन्मा और x3 पे ही टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या है, ये है हमारी फीडबैक लूप, या फिर आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेल्फ लूप। ये जो लूप है हमारी सेल्फ लूप है। दूसरा भी फीडबैक पाथ होता है, ऐसा नहीं है कि यही फीडबैक पाथ है। मान लीजिए कि x3 से कोई डेटा आपने लिया, उसकी जरूरत मुझे x2 में पड़ गई, तो ये भी हमारा एक फीडबैक पाथ है। ठीक है, मान लीजिए कि ये इसको मैंने एच से डिनोट कर दिया, तो ये एच जो पाथ है ये भी आपका क्या है, एक फीडबैक पाथ ही कहलाया जाएगा। तो फीडबैक पाथ में आपकी सेल्फ लूप भी होती है, और आपकी जो फीडबैक लूप आप जो ब्लॉक डायग्राम में बनाते थे वो यहाँ पे भी बना सकते हैं।
छठा, सिक्स्थ पॉइंट, यहीं पे लिख देता हूं मैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? पाथ गेन। पाथ गेन, तो पाथ गेन क्या है? देखो सबसे पहले पाथ गेन के लिए हमें फॉरवर्ड पाथ पता होनी चाहिए। 2 3 4, ये x1 x2 x3 और x4 दे रखा है। तो x1 से x2 की ओर, x2 से x3 की ओर, x3 से x4 की ओर, ये ठीक है। और एक और पाथ है यहाँ से लेके यहाँ पे, ये जो फॉरवर्ड पाथ का एग्जांपल है वो हमने यहाँ पे वापस लिया। तो यहाँ पे ये जो तीर है ना, ये तीर के नीचे मैं कुछ वैल्यू लिखूंगा, जैसे ए लिख दी, बी लिख दी, सी लिख दी, डी लिख दी। तो ये जो ए बी सी डी है ना, ये क्या है? हमारा गेन है, यही हमारा पाथ का गेन है। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो ट्रांसफर फंक्शन है। ब्लॉक का जो भी ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको हम लोग गेन के तौर पे लिखेंगे। तो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होगी किसकी? ब्रांच गेन की, सबकी प्रोडक्ट होगी, और फॉरवर्ड पाथ की, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या कहलाएगा? पाथ गेन कहलाएगा। मतलब इन शॉर्ट में क्या कहता हूं, देखो सिंपल, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना ब्लॉक डायग्राम में, ट्रांसफर फंक्शन वही आपका क्या है? पाथ गेन है। और टोटल हमें पाथ गेन अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल क्या करना है हमें, ये जो ए बी और सी है या फिर डी है उसका हमें मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ए बी सी, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं ए इंटू डी। तो ये दोनों क्या है? इस ये सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए क्या है? पाथ गेन है। ठीक है। देन सातवां टर्म है हमारा पाथ। पाथ यानी रास्ता। तो क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? इट इज द traversal of connect branches in the direction of branch arrow such that no node is transferred more than once। ठीक है, एक पाथ जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4, ये ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 4, ये 1 2 3 4, और यहां से लेके एक यहाँ पे भी है। ठीक है, x4 x3 x2 x1। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और ये है डी। तो पाथ, पाथ किसे कहते हैं? कि ब्रांच एरो के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, ब्रांच एरो के साथ कनेक्टेड हो, और एक बार जो आपने नोड ले लिया वो नोड आपका दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो मैंने कोई एक फॉरवर्ड पाथ लिया आपका x1 x2 x3 और x4, तो यहाँ पे मेरे चारों नोड कंसिस्ट हो गए और कोई भी नोड दूसरी बार रिपीट नहीं हुआ। तो रिपीट ना हो, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पाथ कहेंगे। या फिर दूसरा पाथ क्या कह सकते हैं हम लोग? ये x1 x2 और x4 फॉरवर्ड पाथ है, वही हमारा पाथ है। तो यहाँ पे कोई भी नोड आपका वापस रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। पाथ आप उसी को कहेंगे जिसमें नोड कंसिस्ट हो, लेकिन जो भी नोड कंसिस्ट हो रहा है वो नोड आपका दूसरी बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आठवां टर्म है हमारा टचिंग पाथ। टचिंग पाथ, ठीक है, टचिंग पाथ क्या है? अ लूप एंड पाथ आर टचिंग व्हेन दे हैव अ कॉमन नोड, while loop with one or more nodes in a common are called as a touching loops। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे x2 x1 x2 x3 x4 और x5, 5 नोड है आपके पास, x1 x2 x3 x4 x5। ये आपका पाथ है, ये इधर यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये गेन है ए, गेन है बी सी डी,
और एक है आपका x2 से लेके x4 पे कनेक्टेड है और इसका गेन है आपका E, ठीक है। और फीडबैक लूप आपकी ले रहे हैं आप हम लोग यहाँ पे x4 x5 से लेके x4, x4 से लेके x3, x3 से लेके आप x2 और x2 से लेके आप x1। मान लीजिए x1 पे नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पाथ है ना आपका, कौन सा वाला पाथ, x1 x2 x3 x4 और x5, यहाँ पे और साथ ही में ये जो लूप है, कौन सी लूप, फीडबैक लूप कौन सी है, x4 से x3 और x3 से x2, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। बस तो यही पाथ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहाँ पे लूप और पाथ दोनों हमारे टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टचिंग पाथ कहेंगे। यहाँ पे हमारे कॉमन नोड्स हैं, कॉमन नोड्स कौन कौन से हैं, x2 x3 और x4। मैंने कौन सी लूप और कौन सा पाथ मैंने फॉरवर्ड किया, कंसीडर x1 x2 x3 x4 x5, सीधा फॉरवर्ड पाथ। और लूप कौन सी कंसीडर करी, x3 से लेके x4 से लेके x3 और x3 से लेके x2। बस तो ये x2 x3 और x4 आपके टचिंग पाथ के कॉमन नोड्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है हमारा नॉन टचिंग लूप्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टचिंग लूप्स। लूप्स तो देखो नॉन टचिंग लूप्स कैसी होती है, लूप्स जो होती है वो नॉन टच कब करी जाती है, जब दो लूप के कोई कॉमन नोड्स ना हो। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है x1 x2 x3 और x4, चार नोड दे रखे हैं। एक लूप आपकी बन रही है x1 से लेके x4 की ओर, और ये उसका फीडबैक पाथ है यहाँ पे। दूसरी लूप आपकी बन रही है x2 से लेके x3 और उसका फॉरवर्ड पाथ है, अरे उसका पाथ क्या है, फीडबैक पाथ x3 से लेके x4 की ओर, ऐसा है कुछ। ठीक है, जो ये दो लूप बनी, ये दो लूप का कोई कॉमन नोड नहीं है। अगर किसी भी दो लूप का कॉमन नोड नहीं मिलता है आपको, तो वो दोनों लूप क्या कही जाती है, नॉन टचिंग लूप्स कहलाई जाती है। देन नेक्स्ट टर्म है हमारी लूप गेन। लूप गेन, तो लूप गेन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन फॉर्मिंग अ लूप इज कॉल्ड अ लूप गेन। जैसे कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे चार नोड है x1 x2 x3 और x4। एक पाथ है मेरा, जैसे यहाँ से x2 की ओर, x2 से x3 की ओर, x3 से x4 की ओर, और एक फीडबैक पाथ है मेरा x3 से लेके x2 की ओर। मान लो मैंने कुछ ऐसा बता दिया उसको, इसका गेन है 1, यहाँ पे गेन है आपका L1, यहाँ पे गेन है इसका 1, और जो x3 से x2 की ओर जा रहा है, ये इधर एक और आपका नोड है, ठीक है। और मान लेते हैं ये नोड हमारा दे रखा है x5। ओके, x3 से x5 की ओर एक जा रहा है सिग्नल, जिसका गेन है L2, और x5 से एक गेन जा रहा है सिग्नल x2 की ओर, जिसका गेन है आपका 1। तो यहाँ पे एक लूप बन रही है। लूप कौन सी बन रही है, x2 x3 x5 x, वैसे करके लूप बन रही है। अब लूप गेन क्या होता है, तो जितने भी उसके गेन है ना, लूप की जितनी भी आपके कंसिस्ट हो रहे हैं आपके नोड्स, उस लूप में उस नोड के बीच का जो गेन है उसका मल्टीप्लीकेशन। जैसे लूप कौन सी, यहाँ पे x2 x3 x5 और x2, ये लूप है आपकी। ठीक है, तो x2 और x3 के बीच में कितना गेन है, L1। x3 और x5 के बीच में कितना है, L2। x5 और x2 के बीच में कितना है, 1। बस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे
जो भी आंसर आएगा L1 L2, ये L1 और L2 क्या है, उस लूप का गेन है, सिंपल। और लास्ट टर्म है हमारी डमी नोड्स, डमी नोड्स। तो हम लोग कुछ ऐसी ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट में, मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट में जो हम लोग गेन विद द गेन 1 जो भी हम लोग ब्रांच ऐड करते हैं, उसी ब्रांच को, उसी नोड को हम लोग क्या कहते हैं, डमी नोड कहते हैं, सिंपल। आपको ध्यान रखना है कि डमी नोड जब भी आप यूज कर रहे हैं तो उसका गेन 1 होगा, ठीक है, गेन 1 होगा। जैसे देखो एक सिंपल आपको कोई नोड दे रखा है x1 x2 x3 और x4, x1 x2 x3 x4, 5 है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा आपको कुछ दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब इसमें मुझे डमी नोड ऐड करनी है, तो कैसे करूंगा, डमी नोड यानी कि इनपुट आउटपुट नोड। इन शॉर्ट में ये मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 डमी नोड को मैंने D0 से और D1 से डिनोट कर दिया। यहाँ पे x1 x2 x3 और x4, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया विद द गेन 1। मान लो कि इसका गेन A B C D और E है, तो A B C D, सॉरी ये तो 1 रहेगा, यहाँ से एक कनेक्ट है यहाँ पे और यहाँ से एक कनेक्ट है x4 पे, ये D और ये है E, ठीक है। तो ये जो D0 और ये D1, ये दो नोड जो मैंने ऐड किए, इस दो नोड को हम लोग क्या कहेंगे, डमी नोड, यानी कि इन शॉर्ट में इनपुट और आउटपुट नोड, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल फ्लो ग्राफ के टर्म्स थे जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। सिग्नल फ्लो ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो देखो सबसे पहले प्रॉपर्टी SFG, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट अप्लाइज ओनली टू टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम क्या है, देखो जो टाइम के साथ आपका वेरी नहीं कर रहा है, वैसी लीनियर सिस्टम, हम लीनियर सिस्टम किसको बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, उसे हम लोग लीनियर सिस्टम कहते हैं। इन शॉर्ट में क्या होगा कि आपका ग्राफ कैसे मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, जैसे ये वोल्टेज है, करंट है, या फिर वोल्टेज और टाइम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर सिस्टम जो भी होती है वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है। और टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, मीन्स टाइम होगा लेकिन उस वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, ऐसा, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमेशा टाइम इनवेरिएंट लीनियर सिस्टम पे ही अप्लाई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी, द सिग्नल फ्लो is only along the direction of arrow। इसका मतलब जो भी आपकी एरो का डायरेक्शन है उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आपका सिग्नल का फ्लो होगा। थर्ड, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट each node is equal to the algebraic sum of all signals entering
at that नोड। इसका मतलब क्या है कि हर एक नोड की जो वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी उस सिग्नल के, उस नोड के अंदर आपके कितने सिग्नल एंटर कर रहे हैं उन सबके एल्जेब्रिक सम के ऊपर। इन शॉर्ट में आपका, इन शॉर्ट में आपका जो केसीएल है ना, केसीएल वो यहाँ पे लगेगा। कोई एक नोड है उसके अंदर आपके जितने भी सिग्नल आपके इन हो रहे हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे, तब जाके इस नोड की आपकी वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलेगी। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी द गेन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ इज गिवन बाय मैसन्स इक्वेशन। ये मैसन्स इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसकी एवरी ब्लॉक डायग्राम can be represented by signal flow graph, but the converse is not true। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सिग्नल फ्लो ग्राफ की। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये जो आज का लेक्चर है हम लोग यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब सबसे पहले हम लोग ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ की कंपैरिजन देखेंगे, देन उसके बाद मैसन्स गेन फॉर्मूला देखेंगे।